सो थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसके अंदर अपन ने बहुत सी चीजों के बारे में बात करी है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए सप्लाई से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से दो चीजें होती हैं। सबसे पहला कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर अपन काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। एक एक करके यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखो अपन जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तो अगर क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से पुट अप होता है तो वो यही होता है कि भाई उस जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। यानी कि अगर अपन जैसे सप्लाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आ सकता है वो यही आ सकता है कि भाई सप्लाई आखिर होता क्या है, मतलब आप सप्लाई के बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, बेसिक से बेसिक चीज तो आपसे इस चैप्टर में यही पूछी जा सकती है। इसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है। फिर आपसे कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर ली जाएगी। फिर आपसे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई सप्लाई क्या होता है, अगर अपन इसे डिस्कस करें तो हमें पता है, ठीक है, वर्बली अगर अपन किसी को समझाना हो तो इसको अपन इजीली समझा सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई प्रॉफिट को हमें मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा हमें कमाना है। ठीक है, अब जैसे कंज्यूमर्स होते हैं तो कंज्यूमर्स का मोटिव क्या रहता है कि उनको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करना है। सेम उसी तरीके से प्रोड्यूसर्स का मोटिव रहता है कि उन्हें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ठीक है, सो अलग अलग प्राइसेस पे प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, कितनी अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसी को अपन सप्लाई के नाम से जानते हैं। सप्लाई करने का मतलब कितनी क्वांटिटी ये लोग सेल आउट करना चाहते हैं। जैसे जब प्राइस 10 रुपीज है तो 10 रुपीज पे प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सेल आउट करना चाह रहा है। जब प्राइस बढ़ गई तो अब वो क्वांटिटी जो सेल आउट करना चाह रहे हैं उनको भी वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो और कुछ नहीं, इसी को अपन सप्लाई के नाम से जानते हैं। डन। अब इसको एक बार अपन डेफिनेशन अगर इसकी देखें, सो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो कि एक प्रोड्यूसर सेल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे। ठीक है, ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो सप्लाई जो जैसा अपन समझ रहे हैं, जैसा अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, बस उसी को अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम, इसे आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखो चीजें दो तरीके से होती हैं, एक होती है पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर और दूसरी होती है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये मेंशन नहीं करोगे तो पीरियड ऑफ टाइम तो अपना भाई लंबा हो जाता है। ठीक है, सो प्राइसेस कभी भी लंबे समय तक सिमिलर तो रहती नहीं है। किसी भी कम्युनिटी की अगर आप उठा के देख लें तो प्राइसेस बहुत लंबे समय तक सिमिलर नहीं रहती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, सो ये आपकी रहती है सप्लाई की डेफिनेशन। अब यहाँ पे अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सप्लाई स्केड्यूल का, कि भाई सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। तो हमें पता है कि भाई सप्लाई क्या होती है और इसी सप्लाई और सब क्वांटिटी सप्लाई और जो प्राइस होती है इनके रिलेशनशिप को जब अपन टेबल फॉर्म में समझाते हैं या फिर जब अपन टेबल में इसको प्लॉट करते हैं तो इसको अपन स्केड्यूल के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये प्राइसेस है, यहाँ पे ये ओल्ड क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, सो देखो जब प्राइस 4 रुपीज थी या डॉलर में ले रखी है तो अपन रुपीज यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो जब यहाँ पे 4 रुपीज थी प्राइस तो पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर कितना सेल आउट कर रहा था, 15 यूनिट सेल आउट कर रहा था। अब कितनी यूनिट सेल आउट कर रहा है, 25 यूनिट सेल आउट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 रुपीज जब प्राइस थी तो पहले प्रोड्यूसर 20 यूनिट सेल आउट कर रहा था, अब 30 यूनिट सेल आउट कर रहा है। सो ये अपन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अपन जो जिस तरीके से शो करते हैं रिलेशनशिप को प्राइस के और क्वांटिटी सप्लाई के, ठीक है, इसी को अपन सप्लाई स्केड्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सो इट इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज दिखाती है ये टेबल, है ना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो कि प्रोड्यूसर जो है वो सेल आउट कर रहा है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, सो
अगर आपको सप्लाई की डेफिनेशन याद है तो आप सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन भी लिख सकते हो और सप्लाई कर्व की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। सो अगर अपन कर्व की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये अपना कर्व का टॉपिक भी आ गया है। ये क्या है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है सप्लाई स्केड्यूल का, जो कि अलग अलग क्वांटिटीज आपको दर्शाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। सो सप्लाई के साथ में ही आपका सप्लाई स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है और सप्लाई कर्व का भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा है, ठीक है। सो आप सिर्फ सप्लाई याद कर लें, बाकी का तो आपको ये दो चीजें ऐसे ही की ऐसे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि भाई प्राइस में और जो क्वांटिटी सप्लाई है, इन दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उस पॉइंट पे अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ाना चाहेगा। अगर प्राइस कम होती है तो उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर भी अपनी क्वांटिटी सप्लाई को कम करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कम प्राइस पे उसको ज्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। हाँ, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कुछ नहीं, बस यही है, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, हायर द प्राइस ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहाँ पे जो बाकी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अपन ने डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी बात करी थी, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर तो अपन सिर्फ प्राइस को ही कंसिडर करते हैं। बाकी जो भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके वो कैसे रहते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन ने मूवमेंट की बात करी थी, शिफ्ट की बात करी थी। तो मूवमेंट जो होता है सप्लाई कर्व के अंदर वो किस रीजन की वजह से होता है, ठीक है। अलोंग दी सप्लाई कर्व जो मूवमेंट है वो हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होता है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे होता है। और इसके अंदर जो बाकी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, राइट। सो देखो, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर गुड कॉज अ मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड्स, ठीक है। अब इसको एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका सप्लाई कर्व है, आपकी पहले ये प्राइस थी और ये आपकी क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ है, प्राइस बढ़ गई है, तो प्राइस बढ़ने से जो प्रोड्यूसर है वो अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा देगा, क्वांटिटी सप्लाई को भी वो बढ़ा देगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये इसी सप्लाई पे हम मूव कर रहे हैं, ये हो गया एक्सटेंशन। और अगर इसको अपन ऑपोजिट सिचुएशन में समझें, जैसे कि मान लो पहले प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी सप्लाई इतनी थी, अब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में भी अपन अभी बात करेंगे। देखो एक्सटेंशन वाला आ गया आपका कॉन्सेप्ट। तो एक्सटेंशन क्या होता है, जब प्राइस जो होती है एक पर्टिकुलर गुड की वो बढ़ती है तो प्रोड्यूसर सोचता है कि भाई अब मुझे क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। तो जैसे ही इस प्राइस के बढ़ते से जो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है उसी को अपन एक्सपेंशन या एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपका ग्राफ है, पहले मान लीजिए आपकी प्राइस ये थी, अब यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होने वाला है, इसको आप समझ ही चुके होंगे, कॉन्ट्रैक्शन से आपका क्वेश्चन है। सो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो आपकी पर्टिकुलर प्राइस थी पहले, ठीक है, इससे प्राइस क्या हो गई, कम हो गई है। तो जैसे ही प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी सप्लाई भी यहाँ पे कम हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई के कम होते ही इसको अपन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लें। जो ओन प्राइस है कम्युनिटी की वो फॉल हुई है, इससे क्या हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई भी यहाँ पे फॉल हुई है और इसी को अपन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं। सो इंक्रीज इन सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अपन क्या अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी प्राइस रहती है कांस्टेंट और हम जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं ना सप्लाई में, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये अदर डिटर्मिनेंट्स की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है, यानी कि वो कांस्टेंट शो कर रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है। आपका चेंज जो होता है वो सिर्फ आपके सप्लाई के अंदर चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी और साथ ही मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। सपोज ये आपकी प्राइस है, ये आपका सप्लाई कर्व है। अब यहाँ पे किसी रीजन की वजह से, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई या फिर इनपुट प्राइसेस कम हो गई या फिर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा हो गई, सो इन रीजन की वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होते ही मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब क्या है, हमारा सप्लाई कर्व राइट की तरफ
शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज शिफ्ट और इंक्रीज इन सप्लाई। सो यहाँ पे जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। दिस इज क्वांटिटी 2 and 1, क्लियर। नाउ अब डिक्रीज इन सप्लाई का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट है। सपोज ये अपनी प्राइस है, ये अपना सप्लाई है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे आउटडेटेड हो गई या फिर जो फैक्टर प्राइसेस है हमारी वो हाई हो गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हाई होते ही प्रोड्यूसर क्या सबसे पहले डिसाइड करेगा कि भाई उसे प्रोडक्शन अब कम से कम करना है। सो कम से कम प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है कि अब हमारे जो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई है वो भी कम होगी, ठीक है। और हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड उसका शिफ्ट होगा, ठीक है। सो जब क्वांटिटी सप्लाई आपकी डिक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इट इज द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, ओके। नाउ अब प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है ये भी अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारी जो प्राइस में चेंज होता है उसके रेस्पॉन्स में हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होता है, इसी को अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ओके। सो ये आपका अगर इसको परसेंटेज मेथड से देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ओके। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यही जो आपका फॉर्मूला है, बस इसी को यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है, ठीक है। नाउ सप्लाई इलास्टिक कब होती है, जब जो आपका सप्लाई होती है किसी भी कमोडिटी की वो इलास्टिक कब होती है, तो ये इसको देखते हैं अपन। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर, जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जब आपका ग्रेटर होता है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आपकी ज्यादा चेंज हुई है ना, और प्राइस में आपका इतना चेंज नहीं हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे। अभी इलास्टिक ये कंसेप्ट अगर आपको याद है जो कि अपन ने डिमांड के अंदर पढ़ा था कि इलास्टिक का मतलब क्या है, अपन इसको ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, प्राइस में इतना चेंज नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो उसके अंदर आपका ज्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाई इसमें ज्यादा होती है और जो प्राइस है हमारी उसके अंदर चेंज हमारा कम रहता है, ठीक है। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इलास्टिक के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। सो इलास्टिक समझ चुके हो आप, है ना। सप्लाई बिकम्स मोर इलास्टिक व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए इस तरीके की जो सिचुएशन होती है इसके अंदर हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 से ग्रेटर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेस इलास्टिक। सो लेस इलास्टिक कब होता है, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्मॉलर देन 1 होता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। नाउ अब ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, ठीक है, ये कैसा रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 0 है यानी कि इन इलास्टिक, या फिर इसको आप जीरो इलास्टिक के नाम से भी जान सकते हैं। जब आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फिक्स रहती है और प्राइस के चेंज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्राइस के अंदर कैसा भी आप चेंज कर लो, ठीक है। सो क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट रिस्पॉन्ड to any change in price, okay, it is called zero elasticity of supply। जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई है वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होती है, ओके, चाहे आपकी प्राइस में कैसा भी चेंज आए। नाउ व्हाट चेंज इन सप्लाई टेक प्लेस व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट 10 पर यूनिट, द सप्लाई बिकम्स 25 यूनिट्स टू 40। अब यहाँ पे प्राइस आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है वो 25 से 40 हो गई। तो ये आप यहाँ पे आप किस तरीके का चेंज देख रहे हो, देखो आपकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो 25 से कैसी हो गई, 40 हो गई, ठीक है। सो इसको अपन किस नाम से जानेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई के नाम से जानेंगे, ठीक है, इंक्रीज के नाम से जानेंगे। शिफ्ट जो हुआ है राइटवर्ड्स, ठीक है, तो इसको आप शिफ्ट टूवर्ड्स राइट भी इसको आप कह सकते हो। सो आप देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकेंगे, ओके।
नाउ सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज 0.8, ठीक है, इज द सप्लाई इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक एंड वाई। अब यहाँ पे ये 0.8 क्या है, 1 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1, ओके। सो सप्लाई इज इन इलास्टिक, और यहाँ पे आपकी जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। सो इन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। अगर ये 0.8 की जगह थोड़ा सा ज्यादा होता, 1.2 होता या कुछ ऐसा होता, तब ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाती। क्लियर? नाउ सप्लाई में रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस। आपकी जो सप्लाई है ना, वो कांस्टेंट रहती है जबकि आपकी क्वांटिटी सप्लाई में आप चेंज कर देते हो। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सो यस, इट इज ट्रू। सप्लाई रेफर्स टू एंटायर सप्लाई स्केड्यूल। सो सप्लाई का मतलब क्या है, आपका जो सप्लाई स्केड्यूल है उसे पूरा आप यहाँ पे डिनोट कर रहे हो, ठीक है। सो सप्लाई रेफर्स टू एंटायर सप्लाई स्केड्यूल या फिर सप्लाई कर्व, वाइल क्वांटिटी सप्लाइड, वहीं आप क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या शो करते हो, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को आप शो करते हो, ठीक है। स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है आप सिर्फ उसे ही एम्फसाइज करते हो, ओके। टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सप्लाई कर्व which changes with the change in own price of the commodity। So ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, वही वाला आ गया आपका जो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई वाला था ना, वही वाला। देखो सप्लाई के अंदर तो अपना जो भी चेंजेस होते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, जो भी क्वांटिटी सप्लाई होती है वो सब इसके अंदर आ जाता है, मतलब पूरा सप्लाई शेड्यूल। क्वांटिटी सप्लाई के अंदर अपन एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है उसको अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई नेवर चेंजेस अनलेस प्राइस चेंजेस। क्या ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट? सो दिस इज फॉल्स। सिर्फ प्राइस से ही थोड़ी ना सप्लाई चेंज होती है, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से भी होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सप्लाई कैन चेंज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, ओके, ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, इनपुट हो गई, नंबर ऑफ फर्म्स हो गए, है ना, और उसके बाद में अपन जाने कितने तरीके के यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को अपन ने पढ़ा था फिर ना, पिछले से पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है वो डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो, तो उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अ प्रोड्यूसर सप्लाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट हायर प्राइस। जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी हायर प्राइस पे ही सप्लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोड्यूसर को यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ठीक है। और प्रोड्यूसर को पता है कि भाई मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब हायर प्राइसेस में मैं ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करूंगा, करेक्ट। सो मोर ऑफ अ कमोडिटी इज ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस बिकॉज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर प्राइस इंप्लाइज हायर प्रॉफिट। अब यहाँ पे बाकी चीजों को तो अपन कांस्टेंट रखते हैं, जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को समझते हैं कि हायर प्राइस होने का मतलब क्या है, हायर प्रॉफिट। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपने इस पूरे यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप झट से निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा वीडियो है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आप नहीं ढंग से पढ़ पाए हैं, तो हो सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, मतलब आप ये देख लीजिए कि आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट में से उठाए गए हैं, बाहर से तो कहीं कुछ भी नहीं पूछा गया, एक भी प्रैक्टिकल आपका इसमें क्वेश्चन नहीं है, सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, और वो भी मोस्टली डेफिनेशन क्वेश्चन, जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट से निकाले गए वो वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, उन्हीं बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। Okay, so increase in supply means more is sold because market price tends to increase. Increase in supply का मतलब क्या ये होता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ गई, इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। सो नो, दिस इज फॉल्स। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो किसके अंदर देखने को मिले हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर। ओके, सो इंक्रीज इन सप्लाई मींस मोर इज सोल्ड एट गिवन मार्केट प्राइस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेचा है किस पे, गिवन मार्केट प्राइस पे, यहाँ पे प्राइस अपन ने चेंज नहीं की है। नाउ extension and contraction of supply are related to factors other than own price of the commodity concerned with commodity. So extension and contraction, extension and contraction किससे रिलेटेड होता है, वो हमें पता है प्राइस से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि ये फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस से रिलेटेड होता है।
तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का उसकी खुद की प्राइस, कमोडिटी की खुद की प्राइस से रिलेटेड होता है, जो कि अपन मूवमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व के अंदर अपन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ओके। नाउ सप्लाई इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटी। सप्लाई में इंक्रीज कब होता है? जब डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उसके अंदर जब चेंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे प्राइस तो हमारी कांस्टेंट रहती है। सो सप्लाई एक्सपेंस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी। अगर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स है, ठीक है, अगर इंक्रीज है तो वो किसका रिस्पॉन्स है? फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर अपन शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, अगर अपन मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम किसके बेसिस पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कॉजेज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। कॉन्ट्रैक्शन से ये हमको पता है, ये हमारा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें अपन शिफ्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, शिफ्ट तो हमारा क्या रहता है? ये हमारा शिफ्ट रहता है, तो इसमें अपन शिफ्ट तो कर ही नहीं रहे, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग हो गए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई कर्व का मतलब क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। उसी सप्लाई कर्व के अंदर अपन पीछे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है हमारा। नाउ नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई measures the change in quantity supplied in response to change in own price of the commodity। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यही हमारा क्या रहता है? यही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला रहता है, ओके। नेक्स्ट इज इफ अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व shoots from the origin, elasticity of supply is equals to 1, यानी कि यहाँ पे ES किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। जब ऐसी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ओरिजिन से क्रॉस होती है, ठीक है, नो मैटर एंगल जो भी फॉर्म हो रहा है, ये किसके बराबर रहता है? इट विल बी इक्वल टू 1, ओके। यूनिटरी इलास्टिसिटी जिसको अपन कहते हैं, ओके। इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, ES अगर आपका जीरो होता है, ES जो है आपका वो कैसा होता है? जीरो होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सो नो, ES जब आपका जीरो होता है तो आपका सप्लाई कर्व इस तरीके का होता है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे देखो, ये आपका जीरो वाला इलास्टिसिटी है, ये आपकी इज इक्वल्स टू 1 वाली इलास्टिसिटी है, और ये इन्फिनाइट वाली इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो तीनों ही आपको अच्छे से समझनी है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर इलास्टिसिटी आपका जीरो है, सो इट विल बिकम अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये किसके पैरेलल रहेगी? वाई एक्सिस के ये पैरेलल रहेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two supply curves, flatter curve shows higher elasticity of supply। देखो, दो अगर हमारे पास में सप्लाई कर्व हैं तो उन दोनों में से जो ज्यादा फ्लैटर होगा, हम यही मानेंगे कि वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फ्लैटर कर्व शोज हायर इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सप्लाई कर्व्स, ओके। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज corresponding to given change in price at a point of intersection, flatter curve shows greater change in quantity। जो भी प्राइस आपको गिवन है, अगर ज्यादा फ्लैटर सप्लाई कर्व होगा, इसका मतलब क्या है? ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपका चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ज्यादा फ्लैटर अगर आपका कर्व है तो इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी वहां पे हायर है, ओके। Now ES is equals to 1 only in supply curve form a 45 degree at the origin। मतलब जब आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 होती है, इस पॉइंट पे आपका जो सप्लाई कर्व होता है वो सिर्फ 45 डिग्री ही लाइन बनती है। तो ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व शूटिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ES इज इक्वल्स टू 1। अब वो चाहे 45 बनाए या फिर कोई भी एंगल बनाए, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो वो यूनिटरी इलास्टिसिटी को ही शो करता है, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके
थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर से। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसको पूरे को अपन ने यहाँ पे समराइज कर दिया है क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो अगर आपने कहीं पे कोई ऐसा वीडियो है जो कि आपने मिस कर दिया है तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। ओके, सो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।